हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने सीटेट और यूपीटेट की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हमारे अधिकांश भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको मैथ में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आइए आज हम सीटेट और यूपीटेट के पर्पज से मैथ स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसी तरह के प्रश्न करेंगे जो हमारे यूपीटेट और सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए और हम अपने मैथ के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए होगा, ठीक है। और जो भी हम मैथ के क्वेश्चंस करेंगे, एक बार आप जब मैं कराने के बाद आप उसको अपने नोटबुक पे नोट भी करें और उसकी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उसी कंसेप्ट पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। ठीक है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम करते कैसे हैं वो तरीका देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे वो तरीका देखेंगे। ठीक है, और यह क्वेश्चन पूछे भी गए, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे टेट में और सी टेट में। ठीक है, देखते हैं। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। फिर हमसे पूछा है खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। तो यहां पर लंबाई पूछे कहेंगे माना खंबे की पूरी लंबाई x मीटर है। ठीक है, फिर यह कहता है कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। ठीक है, कीचड़ में भाग 4/7 मीटर है भी हमने मान लिया। ठीक है, फिर यह कहता है जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। धंसे हुए का 1/3 भाग मतलब 4/7 का जब हम खींचते हैं 1/3 भाग, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो बताइए कि पूरे खंभे की माप क्या है, यह आपसे पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने क्वेश्चन में देखा कि 4/7 धंसे हुए का 1/3 जब हम निकालते हैं तो धंसे हुए का ही तो निकालेंगे, और वो कह रहा है कि 8 मीटर फिर भी रह जाता है। धंसे हुए की बात हो रही है, इसमें भी ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम करेंगे, धंसे हुए की बात हो रही है, इसीलिए हम धंसे हुए में से कीचड़ में भाग हमारा कितना है 4/7, इसमें से हम माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, x का ही तो है, यहां पर x रखेंगे। 4/7 x का 1/3 जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा 8। इस तरीके से क्वेश्चन होगा 4/7 x माइनस 4/7, यहां पर हम कर सकते हैं 4x/21 और बराबर 8। इस तरीके से 21 एलसीएम हो जाएगा और 7 21 3 चौक 12 x माइनस 21 से जब हम भाग करेंगे 21 में 1 आएगा, और 1 का जब 4x में गुणा करेंगे तो 4x आएगा इक्वल टू 8। यह तो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 5th 6th क्लास की कैलकुलेशन है। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो। ठीक, अब हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब यहाँ पर क्या बचेगा 8x, तो 8x का 1 में मल्टीप्लाई होगा 8x हो जाएगा, और 21 का 8 में जब मल्टीप्लाई होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम मत करो। ठीक है, कैलकुलेशन सॉल्व थोड़ी अपने अकॉर्डिंग करने के लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वैसे भी करने वाला हमें 8 दिख रहा है, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 21 × 8 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना आएगा 21 मीटर। और x हमने क्या माना था, खंबे की पूरी लंबाई, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि खंबे की पूरी लंबाई ज्ञात करिए, जैसे कि हमने निकाले के आपको दिखाई है। क्या माना खंबे की पूरी लंबाई x मीटर मान ली हमने। फिर कीचड़ में भाग जो था वो 4/7 x, ये खुद क्वेश्चन में बोल रहा है
फिर यह बोलता है कि धसे हुए का कह रहा है ना, तो धसे हुआ, धसा हुआ इतना ही तो है 4/, अरे एक्स किसका धसा हुआ है, टोटल एक्स है, इसका 4/7 धसा है, तो ये हो गया। फिर इसका भी 1/3 हमने खींच लिया, ऊपर 1/3 खींच लिया। फिर कितना रह गया, कितने में से कितना रह गया, इतना तो धसा था, 1/3 खींच लिया, इसका मतलब इसमें से तो माइनस करेंगे, इसीलिए हमने इसमें से माइनस किया 1/3 और इक्वल टू 8 रख दिया। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए आप ये मत कहिएगा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ पता नहीं होता, कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि अरे ये तो हमने कुछ करा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक या चैप्टर ऐसे भी होते हैं जो हमें ना दिए होने पर भी हमें करने होते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में सॉरी, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। हमसे ए की पूछी गई है, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, दिन पूछे गए हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला इसने, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सॉरी 12 दिन में है। बी और सी 15 दिन में, ठीक है, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ये है हमारे दिन। अब ये कहते हैं कि ए का, अगर ए अकेला काम करे तो कितने दिन में कर लेगा, यदि ए अकेला काम करे तो कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। ए का पूछा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये सभी लोग काम करें इकट्ठे होकर तो कितने दिन में कर लेंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे। सबसे पहले तो सॉल्व करने का ट्रिक देखेंगे। 12, 15, 20 का हम लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 60, ठीक है, 60 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये टोटल वर्क निकल के आया, इतना टोटल वर्क है, ये वर्क, इतना वर्क अगर ए बी करें तो 12 दिन में कर दें, अगर बी सी करें तो 15 दिन में कर रहे हैं, इतना वर्क सी ए करें तो 20 दिन में कर रहे हैं। अब ये 60 कैसे आया, 12, 15, 20 का 12, 15, 20 का एलसीएम 60 लिया और ये टोटल वर्क हुआ, ठीक है, ये टोटल वर्क हुआ। अब हम निकालेंगे क्षमता कि अगर ए और बी 12 दिन में काम कर रहे हैं, 60 टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क को 12 दिन में कर देते हैं तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसमें हम भाग देंगे, तो 12 पंजे 60, मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं ए और बी, इसलिए 12 दिन में 12 पंजे 60 काम होता है। अगर बी और सी काम करें, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, तो इसकी क्षमता कितनी निकलेगी, 15 4 60 4, इसकी क्षमता कितनी निकलेगी सी और ए की, 20 3 60 3, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, कितना आया 12, ठीक। जब हमने इसको ऐड किया, इसको भी ऐड करो, 2a 2b 2c, मतलब ये 2c 2b 2a, ऐसे तो है, 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी, जब a मतलब 2a 2b और 2c जब काम कर रहे हैं तब है ये 12 क्षमता जो आई है, इनकी डबल करके। अब हमें तो चाहिए ए बी सी की, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 2 इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, यहां से हटा देंगे तो ए बी सी की आएगी 6, क्षमता होगी 6। अब ध्यान देंगे, हमसे क्या पूछा है, ए की, जब ए की तब निकाल पाएंगे जब बी और सी यहां पर ना हो, तो बी और सी की क्षमता 4 है, बी और सी की जगह हम लगाएंगे 4, ये 6 हो जाएगा। और ए की क्षमता कितनी होगी, ए की क्षमता 6 में से 4 घटाएंगे 2, ये तो हुई ए की क्षमता,
मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल 60 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, तो 60/2 ऐसे करके हो जाएगा। ये 30 दिन में पूरा कार्य कर देगा अकेला ए। ठीक है, आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हर एक क्लास में जब मैं मैथ की क्लास लेके आया करूंगा तो हर एक क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराया करूंगा। ठीक है, नहीं तो अगर मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपको पढ़ने में भी बोरियत महसूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। यदि 4 = x + 10/1 + 1/3 + 1/3 इस तरीके का ये क्वेश्चन है हो तो x की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो x की वैल्यू बताइए। ध्यान दें, जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व नहीं करते, ऐसे क्वेश्चंस को हम यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। अगर मैं फ्रैक्शंस आपको इस तरीके से दूं, जोड़ो कैसे करोगे, तो अधिकांश स्टूडेंट इस तरीके से करेंगे। 2 × 2 और 1 3, 3/2, 2 × 2 2 + 3, सर 5/2, सर 2.5 आंसर है, 2.5 इतना करोगे, ये ऐसे ही आ जाएगा बहुत जल्दी। कैसे, देखो इसको पता क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1/2। हम इसको ये खोल के लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया 2 प्लस और ये हो गया 0.5 और जोड़ दिया 2.5। वैसे ही आ गया 2.5, तो 2.5 तो वैसे ही आ रहा है। तुम पता नहीं क्या इसको कर रहे थे। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं जल्दी से, अदरवाइज आप वैसे करते रहोगे, इसमें अटक जाओगे, कैलकुलेशन बहुत हार्ड कर लोगे। ठीक है, आइए अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में ये दिया है, मैंने क्या बताया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या समझे, ये चीज ये बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, 3 × 9, 9 और 1 10, ये हो गया नीचे 10/3। मतलब इसको पूरे को हम क्या कह सकते हैं, 10/3। दिमाग में रखना इस बात को, 10/3। अब जब 10/3 किसी हर के रूप में है और जब मैं उसको मेन नंबर बनाऊंगा तो क्या होगा, मेन नंबर बनाने के लिए 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, मतलब 3/10 हो जाएगा। 10/3 जब ऊपर जाएगा तो 3/10 कहलाएगा, 3/10 और प्लस में 1 + 3/10, ये फिर बन गया उसी की तरह, 10 × 1 = 10, 10 और 3 13, 13/10। अब ये वाला पूरा सॉल्व हमने कर लिया, कितना आया, 13/10, 13/10। अब हमें इसको मेन बनाना है, अब ये भी फिर ऊपर जाएगा, फिर 10 ऊपर जाएगा, 13 नीचे ही रहेगा, 10 ढाई 100, 10 ढाई 100। ठीक है, 100/13, तो 4 = x + 100/13। क्लियर हुआ। ठीक, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 में से माइनस करेंगे। क्यों, गलती तो नहीं कर दी, ये 10/13 था, फिर 10 × 1 = 10 और 10 और 3 13, 13/10। चलो देखते हैं, मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक हो गया, 4 - 100/13, 13 नहीं हुआ, क्लियर है। ठीक है, अब हमने 13 एलसीएम लिया, 1 का 13 में भाग करेंगे तो 13 ही आएगा, 13 × 4 = 52, गुणा कर देते ना ऊपर, माइनस 13 × 1 = 13 और 1 13 से 13 काटेंगे और यहाँ 100 आ जाएगा, 13 × 1 = 13 और 1 का गुणा 100 में होगा तो 100 आ जाएगा। x बराबर 52 में से 100 जाएंगे नहीं, उल्टे घटा दो तो, लेकिन माइनस का आएगा, ध्यान रखें, माइनस का 48/13, यही हमारा आंसर हो जाएगा x का, मान हमसे पूछा था, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यह वीडियो
पीछे जाके फिर से देख लेंगे, ठीक है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए, मैं जितने क्वेश्चंस आपको कराते जाऊं उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे कराने से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे ही देखते रहेंगे, यहाँ तो समझ में आएगा खुद, और जब आप करने बैठेंगे या एग्जाम में करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य। अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? हमसे 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपना क्वेश्चन करते हैं। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, क्योंकि अगर हमें अभाज्य संख्याएं ही नहीं पता होगा तो हम करेंगे क्या? संख्या को कैसे सेलेक्ट करोगे 1 से 30 तक, ठीक है। फिर उनका माध्य कैसे निकालेंगे अगर हमें संख्या ही नहीं पता है तो, ठीक। अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। हम अभाज्य संख्या की बात करें तो कहेंगे those numbers which have any two factors, one and self that number, that's called prime number, ठीक है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होती है और एक वह खुद संख्या वही होती है, अपने आप की फैक्टर, ठीक है। तो वे संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। और एक पॉइंट और, एक जो एक है ना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये बात और ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं 1 से 30 तक, अब ये चीज इसमें ऐड नहीं होगी और ये 30 भी ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 30 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 3 से भी करती है, 5 से भी करती है, 6 से भी करती है, 10 से भी करती है, 15 से भी करती है, 30 से भी करती है। भाई देख रहे हो कितने सारे फैक्टर है इसके, ठीक है। तो ध्यान देंगे, क्या मैंने क्या बोला? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और सेल्फ, वही संख्या, तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य। तो हम करेंगे 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या देखेंगे। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11, 13, 17, 19, 23, 29, बस ये संख्या होती है। 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब हम इसको हम ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है माध्य, और माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, योग करो इसका, 2, 3, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 11 कितने हो जाएंगे? 28, 17 और 11, 28, 28 और 13 करो, 28 और 13, 28 और 13, 38 और 41, 41 और 17, 41 और 17, 58 हो जाएंगे, 58, 58 और 19, 58 और 19, 77 हो जाएंगे, ठीक है। 77, 77 और 23, 77 और 23 कितने हो जाएंगे? 77 और 23, अरे 77 और 20, 97 मतलब पूरे 100 हो गए, है ना, पूरे 100 मतलब 129 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 12.9। बोलते क्यों नहीं है तुम लोग? 12.9, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माध्य x बार।
पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको हम बोलते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 किसके बराबर होगा? इस क्वेश्चन को खुद आप ही करेंगे क्या? क्यों भाई, कर लोगे? 1/2 किसके बराबर होगा? ध्यान में अभी मैंने बताया था, अभी ही मैंने बताया है। क्या बताया है कि इसको हम खोल के लिख लेंगे कि नहीं? बिल्कुल अभी बताया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर एक और है। अब ये 1/2 ये कितना हो गया? 2। और अब रह गया 111 और 1111, ये कितना हो जाएगा? 1234। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1236। क्लियर? इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। और आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, यदि हम a स्टार b को लिख लेते हैं a² प्लस b² माइनस ab, तो 9 स्टार 10 को क्या लिखेंगे? सो सिंपल, बस a और b की जगह 9 और 10 रख दो और इसको सॉल्व कर दो। 9 स्टार 10, 9² प्लस 10² माइनस 9 इंटू 10, 81, 190, 190, 10, 10, 81, 91 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। ऐसा कोण कौन सा है जो खुद अपने कोटि पूरक के ही बराबर है? क्या 60 डिग्री है? क्या 90 डिग्री है? क्या 45 डिग्री है? या नन है? बताओ। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? जब कोई दो कोण जोड़े जाएं और वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ऐसे कोण कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, कोटि पूरक कहलाएंगे। और जब कोण a डिग्री प्लस b डिग्री है और 180 के बराबर है तो ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। आंसर आ गया होगा। ऐसे दो कोण कौन से हैं जिनको जोड़ें और सुनो सेम वही हो तो 90 हो जाए? एक यही है 45, क्योंकि 45 है तो 45 है 90 हो जाएगा। एक दूसरे के कोटि पूरक रहते हैं, एक जैसे रहते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके बाद है 108 और 144 का लासा क्या होगा? LCM क्या होगा? 108 और 144 का LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? देखो करते हैं। 108 और 144, सबसे पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 108 के फैक्टर डिवीजन मेथड से 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नंबे 27, 3 3 9, 3 एकम 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे इसके कर लो। इसके कैसे करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 3 गुणा 3। देख लो, हो गया? हो गया। इसके जोड़े बन रहे हैं। जो जोड़े बन रहे हैं वो तो आप एक ही बार लोगे और जिनके नहीं बने वो सारे ले लोगे। एलसीएम निकल आता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16, 3 3 9 3 27 गुणा कर दो, करो
16 सत्ते 112, ये तो 11 यहाँ से 16 दूनी 32, 32 और 11, 32 और 11 ये आ जाएगा। ठीक है, 432। ठीक, इसके बाद है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। त्रिभुज का प्रकार बताइए क्या होगा। त्रिभुज का प्रकार। एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर है। इसका ये बताओ कि ये किस टाइप का है। क्या ये समबाहु त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है? क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है? क्या ये अधिक कोण त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज? या ये समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। देखो दो चीजें, दो कंडीशन कैसे काट सकते हो। जैसे समबाहु में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, बट ये ऐसा नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, समद्विबाहु में 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो ये भी नहीं होगा। अब देख लो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या कहता है? समकोण त्रिभुज कहता है कि जो बड़ी साइड है उसका वर्ग करो, 13 का वर्ग करो, और जो दो छोटी छोटी साइड्स हैं उनका वर्ग को ऐड करो, तो 12 का स्क्वायर करो प्लस 5 का स्क्वायर करो, बराबर आना चाहिए 169 44 प्लस 25, और ये भी आ गया 169। अतः हमारा ये जो भुजाएं दे रखी हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन घर से करने को देता हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को बताएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, चाहे आप आंसर बताएं और चाहे हमें सॉल्यूशन भेज दें। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 2 की पावर x 2x माइनस y इक्वल टू 16 तथा 2 की पावर x प्लस y इक्वल टू 32 हो तो x बाई क्या होगा। ऑप्शन है 2 होगा, 6 होगा, 3 होगा या 5 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।